गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम जैसा कि अभी तक सुन रहे थे, इजिप्ट के 101 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक के इतिहास को एक हम रोज़ अब 100 साल के इतिहास को सुन रहे हैं, और जो भी सिविलाइजेशन पुरानी रही हैं, जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, सिंधु घाटी, मोहनजोदारो, या यूँ कहें कि चाइना की शिन डायनेस्टी, उसके बारे में धीरे धीरे समझ और सुन रहे हैं। हम 284 से 305 में डायक्लेशियन, जो कि एक रोमन राजा थे, उनकी हुकूमत मिस्र पर भी रही है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि मिस्र रोमन एम्पायर के अंडर कई 100 सालों तक रहा है, और इजिप्ट को रोमन एम्पायर में अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद के राजाओं ने भी मिलाए रखा, और लेकिन डायक्लेशियस, जो कि यूरोप के 284 से 305 ईस्वी तक राजा रहे, उन्होंने इजिप्ट में बहुत ही ज़्यादा सुधार किए। उन्होंने इजिप्ट में टैक्स सिस्टम को बहुत ही अच्छा और मज़बूत बनाया, और इजिप्ट में जो बगावत छोटे छोटे स्तर पर होती थी, उसको पूरी तरह से मैनेज किया, और अपनी रोमन आर्मी को मिस्र में, इजिप्ट में पूरी तरह से रिफॉर्म करके वहाँ पर चीज़ों को बहुत अच्छे से रखा। अलेक्जेंड्रिया, जो कि द ग्रेट अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम पर एक बहुत ही बड़ा और मशहूर शहर था, वहाँ पर बगावत हुई और रोमन एम्पायर के खिलाफ विद्रोह हुआ। डायक्लेशियस, जो कि 284 से 305 ईस्वी तक रोमन एम्पायर थे, जिनकी रोम के पूरे कॉलोनियों या एम्पायर के पूरे हिस्से पर हुकूमत थी। उन्होंने मिस्र में इस अलेक्जेंड्रिया के बगावत को पूरी तरह ख़त्म कर दिया, और सारे बगावत करने वाले लोगों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। रिलीजन की बात करें, अब इजिप्ट में क्रिश्चियन रिलीजन तेज़ी से फैलने लगा है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि रोमन एम्पायर के में भी बहुत से क्रिश्चियन रिलीजन को अब मानने लगे हैं, और इसके वजह से अब मिस्र के लोगों पर रोमन्स ज़्यादा अत्याचार नहीं करते हैं, क्योंकि रोमन्स भी अब क्रिश्चियन हो चुके हैं, और मिस्र के ज़्यादातर लोग भी क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। कॉन्स्टेंटाइन एक ऐसे रोमन एम्पायर रहे जिन्होंने ईसाई धर्म को पूरी तरह से अपना लिया, और ईसाई रिलीजन को
राजधर्म घोषित कर दिया। राजधर्म से मतलब होता है कि जिस धर्म का राजा होता है उसे राजधर्म बोला जाता है, और राजा के साथ ही उसके मंत्रियों की भी ये उम्मीद या उनकी आशा होती है कि आम जनता भी उन्हीं के रिलीजियन को एडॉप्ट करे और माने। इस तरह से कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट, जो कि एक अच्छे राजा के तौर पर रोमन एम्पायर को काफ़ी वक्त तक रन कर पाए, उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया और रोमन और मिस्र के लोग एक ही धर्म के होने की वजह से अब आपस में ज़्यादा विवाद नहीं करते थे। ये दौर ऐसा था जिसमें कॉस्टिक एक ऐसी इजिप्ट की भाषा थी जिसे इजिप्शियंस ने बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बड़े स्केल पर आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया, और इसी काल में मिस्र में चर्च बनना शुरू हुए। क्योंकि अगर आप किसी भी धर्म को मानेंगे तो लोग आपके उसके लिए आपको एक जगह की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप उस रिलीजन को किस तरह से फॉलो करेंगे उसके लिए एक हमारे सेपियंस के हर धर्म के बारे में कई मान्यताएं हैं कि फला धर्म उस जगह पर बैठकर ही फॉलो किया जा सकता है। जैसे कि इस्लाम में मस्जिद को धर्म को फॉलो करने की एक बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। वहीं हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में मंदिर, स्तूप, मठ इनको धर्म को फॉलो करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है। इसी तरह से एक एंटनी द ग्रेट एक संत क्रिश्चियन रिलीजन में हुए हैं, जिन्हें कि मोनास्टिसिज्म का फादर माना जाता है। उन्होंने रेगिस्तान जो कि इजिप्ट में है ही, आपको बता दूं कि अगर इजिप्ट से नाइल रिवर को निकाल दिया जाए, यानी कि अगर इजिप्शियन सिविलाइजेशन से अगर नाइल रिवर को निकाल दिया जाए तो मिस्र पूरी तरह से एक सूखा रेगिस्तान है, जहां शायद आपको पानी भी नहीं मिलेगा। तो संत एंटोनी ने रेगिस्तान के उस सूखे और ज़िंदगी जीने के लिए मुश्किल उस हिस्से के लोगों को ईसाई रिलीजन की तरफ बहुत ही ज़्यादा फॉलो करने के लिए मनाया, और उन्हें समझाकर कई तरह के मोनास्ट्रीज़ यानी कि एक तरह के चर्च कह सकते हैं उनको लगाया। मिस्र अब क्रिश्चियन रिलीजन का बहुत बड़ा सेंटर हब बन चुका है। मिस्र के लोग वैसे भी आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मजबूत हमेशा से रहे हैं, लेकिन किसानों पर टैक्स का दबाव ज़्यादा बढ़ने लगा तो मिस्र की फाइनेंशियल कंडीशन अब पहले जैसी नहीं रही। टैक्स बढ़ाने की एक वजह होती है खर्चे का सबसे बड़ा हिस्सा
आर्मी पर खर्च किया जाता है। मिस्र कई सौ सालों से रोमन एम्पायर का हिस्सा या यूँ कहें कि एक कॉलोनी रही है, जिसकी वजह से अब रोमन्स आर्मी का खर्चा बहुत ही ज़्यादा अब मिस्र के किसानों पर डाल रहे हैं। दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा कि रोमन एम्पायर इटली आज की वर्तमान स्थिति में है, वहाँ अनाज और दूसरी खाने पीने की चीज़ें हमेशा से ही मिस्र से इंपोर्ट होती रही हैं और इसी वजह से रोमन एम्पायर को मिस्र के लिए मिस्र एक खाने की थाली के जैसा है। मिस्र से कपड़ा, मसाले और अनाज रोमन एम्पायर के दूसरे हिस्सों में जाते थे। इस तरह से रोमन एम्पायर मिस्र पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड था। अलेक्जेंड्रिया के बारे में बात करें तो अलेक्जेंड्रिया एक ऐसा शहर मिस्र में अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद उनके आने वाले राजाओं ने बसाया था, जहां आज पढ़ाई पूरी दुनिया में सबसे अच्छी थी और इसके साथ एजुकेशन और बिजनेस का एक बहुत बड़ा हब अलेक्जेंड्रिया शहर बन चुका है। तो 391 में ऐसा माना जाता है कि मिस्र में जो पुराने मिट्टी के या पत्थरों के देवी देवता थे, उन सभी को तोड़ दिया गया और सारे मंदिरों को ईसाई धर्म होने की वजह से नेस्तनाबूद करके पूरे इजिप्ट को अब लगभग ज़्यादातर ईसाई बना लिया गया है। अब सेमी रिलीजन सिर्फ दो ही हैं, एक ईसाई और एक यहूदी, क्योंकि इस्लाम अभी आने में लगभग 1000 साल बाकी हैं। तो यहूदी धर्म हमेशा से छोटा रिलीजन रहा है और इसका ज़्यादा फैलाव ना होने की शायद एक वजह ये भी रही होगी कि यहूदी धर्म ज़ोर ज़बरदस्ती या यूँ कहें कि जिस तरह से मिशनरी अपने ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए पैसा और दूसरी सुविधाओं का लालच देते हैं, यहूदी धर्म में शुरुआत से ही ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं रही हैं। दोस्तों, आज के हमने 400 ईस्वी तक मिस्र या पुराने इजिप्शियन सिविलाइजेशन को सुना। अब हम कल सुनेंगे 400 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी में इजिप्ट में क्या क्या हो रहा था। शुक्रिया।